नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए उत्तराखंड बंदरों का सीरीज का फिजिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे लेक्चर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हम 6 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं चैप्टर वाइज, सिलेबस वाइज। आप उनको हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे चैनल पर टेक्निकल की क्लासेस भी चलाई जा रही हैं और हमारा चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें उत्तराखंड पेयजल निगम में निकली हुई वैकेंसी का सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज कोर्स कवर किया जा रहा है। आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, आप उसको हमारी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मैं आपको शॉर्ट में एक नोट्स बताऊंगा, जिसमें है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश को हम स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। इसमें हम स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं और जिसमें होता है विद्युत आवेश Q इज इक्वल टू NE। इसका मात्रक होता है कूलाम, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसको आप याद रखिए, जरूर एक नंबर में पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जनरेटेड बाय V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब विद्युत विभव। मैं आपको विद्युत विभव के बारे में भी पढ़ाऊंगा। पहले आप देख लीजिए कि विद्युत विभव को किससे डिनोट करते हैं। विद्युत विभव को V से डिनोट करते हैं। विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, वोल्ट इसका मात्रक होता है और इसको हम V से डिनोट करते हैं। एक कूलाम, आप अब इसके यहाँ पे उसकी डेफिनेशन देख सकते हैं कि एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया 1 जूल का कार्य 1 वोल्ट कहलाता है। इसको आप समझेंगे कैसे कि ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ये कोई यहाँ पे 1 कूलाम का कोई आवेश है। इसको हम यहाँ से इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जितना हम कार्य करेंगे 1 जूल जो हम कार्य करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद विद्युत विभवांतर क्या होता है? विद्युत विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र में आप इसको पढ़ सकते हैं। विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। अब तक जब हमने विद्युत विभव पढ़ा उसमें क्या था कि अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य। इसमें क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र के ही अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत विभवांतर। ये कोई ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। हम ए से बिंदु बी की तरफ लेके जाएं या बी से ए की तरफ अगर आवेश को लेके जाएं तो हमारा क्या कहलाएगा? विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर जो होता है उसको हम उसकी जो फॉर्मूला होता है क्या था? VA माइनस VB। जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, तो VA बराबर VB, VA माइनस VB बराबर होता है W/Q। W क्या होता है? कार्य, और Q क्या होता है? आवेश। इसका जो मात्रक होता है आप मात्रक खुद भी बना सकते हैं। हम जानते हैं कि क्या होता है विद्युत विभवांतर? W/Q। W का जो मात्रक होता है क्या होता है? जूल। कार्य का क्या होता है? जूल। और Q क्या होता है? Q मतलब आवेश का क्या होता है? कूलाम। तो ये जूल प्रति कूलाम। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक भी होता है वोल्ट। अब सवाल आता है कि 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटे 1 कूलाम। ये क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। इसके बाद एक पॉइंट है नोट करने लायक। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा आप कि जो भी विभवांतर होता है उसको मापने के लिए क्या किया जाता है? वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। और जो वोल्टमीटर होता है इसको हम किस उसमें जोड़ते हैं? समांतर श्रेणी में जोड़ते हैं। समांतर श्रेणी का मतलब होता है ये वाला। अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? वोल्टमीटर को जोड़ देते हैं। इसके बाद आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। मतलब अगर कोई चालक तार है, इसमें आवेश के प्रवाह की दर क्या है? दर जहाँ पर लग जाता है वहाँ पे होता है समय के सापेक्ष। तो आवेश जो है किस दर से प्रवाह हो रहा है तार के अंदर वो क्या कहलाएगा? हमारा
इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। मतलब I बराबर Q अपॉन टी। इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम प्रति सेकंड, क्योंकि क्या होता है Q बराबर अपॉन टी यानी आवेश प्रति समय, आवेश का क्या होता है कूलाम, समय का क्या होता है सेकंड, तो क्या कहलाएगा आवेश का मात्रक। और 1 कूलाम बटे 1 सेकंड बराबर क्या होता है 1 एम्पियर। इसको आप याद रखेंगे 1 एम्पियर। और इसका मात्रक क्या होता है, विद्युत करंट का मात्रक क्या होता है एम्पियर। इसको हम किससे नापते हैं, विद्युत करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे नापते हैं, एम्पियर से नापते हैं। इसको आप जरूर याद रखें कि एम्पियर से हम किसको नापते हैं, विद्युत करंट को। ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी I को अमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा I को किससे मापा जाता है, अमीटर से। और जो विद्युत धारा का मैंने अब तक बताया आपको, जो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है एम्पियर। और इसको मापा किससे जाता है, इसको मापा जाता है अमीटर से। इसको भी आप ध्यान रखें, इसको अमीटर से मापा जाता है। अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जो अमीटर होता है उसको परिपथ में किससे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। मतलब अगर ये कोई परिपथ है, ये कोई परिपथ है जो कि किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो इसमें अगर हम जोड़ेंगे किसको, अमीटर को, तो अमीटर को कहीं यहाँ पे जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, कहीं यहाँ पे, ये यहाँ पे कहीं श्रेणी क्रम में इसको जोड़ेंगे। आगे देखेंगे 1 मिली एम्पेयर बराबर होता है, अगर हम बोले कि 1 मिली एम्पेयर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁶ एम्पियर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। यह एक अदिश राशि, ध्यान दीजिएगा कि जो विद्युत करंट है वो अदिश राशि है, क्योंकि विद्युत करंट के प्रवाह की दिशा निश्चित नहीं होती है। क्योंकि जिस दिशा में आवेश प्रवाह करते हैं विद्युत करंट, उसके विपरीत दिशा में आवेश, अगर इस दिशा में आवेश प्रवाह कर रहे होंगे तो विद्युत करंट इस यानी इलेक्ट्रिक करंट इस दिशा में आवेश या प्रवाहित होगा। इसके बाद आते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, ओम के नियम में हम पढ़ेंगे एक विद्युत परिपथ में धारा के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। बिल्कुल सही, कि कोई अगर एक विद्युत तार है, धातु के तार के 2 सिरों के बीच, इन सिरों के बीच यानी एक ही सिरा, इन सिरों के बीच विभवांतर, जो इसके बीच का विभवांतर होगा वो इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा यानी I इलेक्ट्रिक करंट के समानुपाती होगा, जैसा हम देखेंगे। पर इसकी एक कंडीशन होती है जिसमें क्या हो, दाब और ताप यानी टेम्परेचर और प्रेशर, ये क्या हो, स्थिर हो। ये क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। जिसका आप स्पीकर में भी देख सकते हैं कि यहाँ से कोई रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा है, यहाँ पे ये ए और बी 2 कोई इसके टर्मिनल पॉइंट है, यहाँ पे अमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो इस पूरे परिपथ के सिरे के बीच को जो विभवांतर होगा वो इसमें बहने वाली धारा यानी I के अनुक्रमानुपाती होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी V इज इक्वल टू, अब यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम एक नियतांक का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं R, यानी I R। और R ही क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा V अपॉन I, जिसका मात्रक होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसका वो होता है वोल्ट और इसका होता है अमीटर, जो किसके बराबर होता है, 1 ओम के बराबर होता है। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिए। इसके बाद आता है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, मतलब नाम से अपना पता चल रहा है। प्रतिरोध का मतलब होता है किसी चीज़ का विरोध करना, प्रतिरोध कराता है। हम इसको पढ़ेंगे, किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाह करते समय आपस में टकराते हैं जिसे प्रतिरोध कहते हैं। अगर किसी तार में कोई तार है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर रहे हैं, तो क्या होंगे, वो आपस में टकराएंगे, जो उस तार का क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा, जिसे R से डिनोट करते हैं। हम देख सकते हैं कि हाँ, इसे R से डिनोट करते हैं। और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, वो क्या होता है, ओम होता है। ओम को हम इस साइन से डिनोट करते हैं।
1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट अपॉन 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। इसके आगे हम पढ़ेंगे वोल्ट मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसके आगे हम पढ़ेंगे निर्भरता, कि जो प्रतिरोध होता है उसकी निर्भरता किस किस चीज़ पर होती है। पहले होती है लंबाई पर, लेंथ पर, कि जितना लंबा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना अधिक होगा। क्यों होगा? कि लंबा तार होगा, प्रतिरोध उतना अधिक होगा। ये लंबा तार है, लंबे तार में क्या होगा, जितनी उसकी लेंथ होगी उतना उसका प्रतिरोध होगा। कैसे? लंबा तार होगा, पतला तार है, उसमें इलेक्ट्रॉन बहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए जगह क्या मिलेगी, बहुत कम मिलेगी, जिसके कारण वो आपस में टकराएंगे। इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे, इसीलिए इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, ज़्यादा होती है। लंबाई के बाद आता है चालक के पृष्ठ क्षेत्रफल पर। इसका मतलब, अगर पृष्ठ क्षेत्रफल से मतलब है हमारा कि कितना मोटा तार है। अगर मोटा तार होगा तो उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को प्रवाह के लिए क्या होगा, एक पर्याप्त स्थान मिलेगा जिससे वो आपस में टकराएंगे तो है, पर कम मात्रा में टकराएंगे। जैसे कि अगर हम किसी पतले या संकरे रास्ते से अगर चलें, और अगर कोई पतला सा रास्ता है उसमें अगर हम 10 आदमी चले जाएं तो हम आपस में क्या होंगे, टकराएंगे। पर अगर चौड़ा सा वही 10 आदमी अगर चौड़े रास्ते में चलें तो उसमें टकराने का जो दर होगी वो कम होगी, कम लोग आपस में टकराएंगे। तो इससे क्या निकलता है कि पहली कंडीशन से निकलता है आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, यानी प्रतिरोधकता लंबाई के समानुपाती होती है। दूसरा होता है आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, जितना मोटा तार, अगर तार की मोटाई ज़्यादा तो प्रतिरोधकता कम, प्रतिरोधकता ज़्यादा तो तार की मोटाई कम। आई होप आपको समझ में आया हो। इससे हमारा एक रिलेशन निकलता है, वो होता है आर इज प्रोपोर्शनल टू L/A, L/A, यानी वो लंबाई के तो अनुक्रमानुपाती होगा पर व्युत्क्रम अनुक्रमानुपाती होगा ए के, यानी उसकी मोटाई के, पृष्ठीय क्षेत्रफल के। इसके बाद हम यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, जिसके लिए हम रो का इस्तेमाल करते हैं, रो L/A। और रो ही क्या होती है, उसकी प्रतिरोधकता होती है। रो को हम क्या करते हैं, प्रतिरोधकता। रो क्या होती है, तार की प्रतिरोधकता होती है। इसके बाद हम आगे चलेंगे चालक के धातु पर, और एक चीज़ पर और ये निर्भर करता है कि चालक का धातु, कि धातु किस प्रकार का है, उससे उसकी प्रतिरोधकता निर्भर करती है धातु पर, यानी उसके मेटल पर। क्यों मेटल, किस प्रकार का मेटल है। अगर धातु है तो चालक क्या होगा, अगर वो धातु है तो उसके प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। चौथा है तापमान पर, टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर बढ़े, चौथी जो चीज़ है वो है उसकी तापमान पर। अगर तापमान बढ़ेगा मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी, क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी गति बढ़ेगी तो उनमें आपस में टकराने की जो रेशियो होगा वो भी बढ़ेगा। चौथा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है विद्युत धारा को प्रवाह की दिशा आवेश के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर विद्युत धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है तो जो आवेश होंगे वो इस दिशा में प्रवाहित होंगे, एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत होती है। अब आता है प्रतिरोधकता, जिसको हम रो से डिनोट करते थे। ऊपर हमने पढ़ा प्रतिरोधकता, जिसे हम किससे डिनोट करते थे, रो से। हम जानते हैं कि रो इज प्रोपोर्शनल टू L/A। एल क्या लंबाई है, वही क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसके बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, रो को हटा, इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ से R इज इक्वस टू इसके बाद हम क्या करते हैं R इज इक्वस टू, यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटा के रो उसकी जगह नियतांक आ जाता है L/A। और हम इसको और अच्छे से अगर देखें तो R, इसको A को यहाँ ले जाने पर A/L इज इक्वस टू रो, यानी RA/L इज इक्वस टू रो। ये होता है प्रतिरोधकता का फॉर्मूला। और इसको अगर हम फॉर्मूले को अगर हम उसमें मात्रक में या उसमें बदलें तो R का क्या होता है, ओम इंटू A का क्या होता है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर अपॉन L क्या होता है, मीटर। इससे ये कैंसिल, यानी इसका मात्रक क्या बन गया, इसका जो मात्रक बनेगा वो बनेगा
इसका जो मात्रक बनेगा वो बनेगा ओम इंटू मीटर। आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, ओम इंटू मीटर। अब एक और चीज़ है कि जो प्रतिरोधकता होती है वो इक्वल टू होती है आर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ज़रूर नोट करिएगा। इसके बाद आती है कि प्रतिरोधकता किस में अधिक होती है, किस में कम होती है। प्रतिरोधकता हम देखेंगे कंडक्टर में प्रतिरोधकता कम होती है, उसके बाद जो प्रतिरोधकता अधिक होती है रेजिस्टर में होती है, और सबसे अधिक प्रतिरोधकता किसकी होती है, इंसुलेटर की होती है। अब आता है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का हम दो प्रकार से संयोजन करते हैं, दो प्रकार से, एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। एक होता है समांतर क्रम। पहले हम श्रेणी क्रम पढ़ेंगे। श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में हमेशा आप देखेंगे श्रेणी क्रम में आई यानी जो करंट होता है वो समान होता है, पर जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, असमान होता है, अलग अलग होता है। जैसा कि आप इस फिगर में अगर आप देखें, इस फिगर में आप अगर देखें तो इसमें जो आई है वो समान है, इस वाले रेजिस्टर में जो आई गई, इस वाले जो रेजिस्टेंस में जो आई गई वो भी समान है, इस वाले में समान है, इस वाले समान में, पर अंतर कहाँ है, विभवांतर पे। इसमें क्या है, V1 V2 V3। जो धारा यहाँ से बहेगी वो अंत में वही धारा बाहर निकलेगी, विद्युत करंट। यहाँ पे सेल लगा हुआ है प्लस एन माइनस टर्मिनल, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है विभवांतर मापने के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है होता है आर इज इक्वल टू श्रेणी क्रम का R1 जो अलग होता है हम उसी को मापते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये होता है श्रेणी क्रम में जोड़ना। दूसरा आता है समांतर क्रम, इम्पॉर्टेंट है। समांतर क्रम में अगर आप देखें तो इस वाले फिगर में अगर आप देखें तो इसमें धारा अलग अलग है, I1 I2 I3, पर जो विभवांतर है वो क्या है, सेम है। विभवांतर क्या है, सेम है। अगर यहाँ से जो धारा जाएगी वो यहाँ के थोड़ा, यहाँ एक इस वाले R3 में जाएगी, एक R2 में जाएगी, एक R1 में जाएगी, पर जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, समान होगा। इसको जोड़ने के लिए हम क्या करते थे, रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1/R इक्वल टू 1/R1 रेजिस्टेंस का 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार से हम उसको नापते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, विद्युत शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत शक्ति मतलब पावर। हम पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि विद्युत शक्ति क्या होती है, या शक्ति है विद्युत शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर या कार्य करने की क्षमता या फिर कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति, यानी विद्युत शक्ति, जिसको हम क्या किससे डिनोट करते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं P इज इक्वल टू W/T। आप देख भी सकते हैं। और तीन फॉर्मूले हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे। एक पढ़ा था जो विभवांतर होता है वो किसके बराबर होता है, आवेश किए गए कार्य अपॉन आवेश के बराबर। दूसरा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, Q/T। तीसरा ओम का नियम V इज इक्वल टू I/R। इन तीनों का हम अभी यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। इक्वेशन जो फर्स्ट है वो हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू W/T। यहाँ पे हम क्या करेंगे, W/T था तो हम यहाँ W की वैल्यू रख देंगे। W की वैल्यू क्या होती है, W की वैल्यू होती है V इंटू Q, और T एज इट इज़ अपने जगह रहेगा। इसके बाद V Q/T, यहाँ से अगर हम Q को Q/T को एक साइड करें, V को अगर एक साइड करें तो Q/T हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, यानी I होता है, और V तो वैसा वैसे यहाँ से I V। और ये होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ पावर, इलेक्ट्रिक पावर। P इज इक्वल टू I इंटू V। इम्पॉर्टेंट है, हम यहाँ पे तीन इक्वेशन पढ़ेंगे विद्युत शक्ति की, इलेक्ट्रिक पावर के, तीनों को तीन इंपॉर्टेंट है। यह है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन पे आते हैं। अब हमें पता है इक्वेशन फर्स्ट से P इज इक्वल टू I इंटू V, पर हम जानते हैं कि जो V होता है, यानी जो V मतलब जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, ओम के नियम से वो क्या होता है, V इज इक्वल टू, ओम के नियम से V इज इक्वल टू I इंटू R। इसको हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास निकल के आएगा P इज इक्वल टू I इंटू V, जिसको हम क्या लिखेंगे, I स्क्वायर इंटू V। मतलब दूसरी जो इक्वेशन निकल के आएगी हमारे पास वो होगी P इज इक्वल टू I स्क्वायर अप इंटू V। ये भी क्या है, सॉरी, I स्क्वायर
इंटू आर आएगा, आई स्क्वायर इंटू आर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन नंबर 2। अब आएंगे इक्वेशन नंबर 3 पे। फिर से हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो थी शक्ति की पावर की होती है P इज इक्वल टू आई इंटू वी। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो ओम का नियम होता है वो क्या होता है कि विद्युत धारा किसके बराबर होती है, विभवांतर के बराबर होती थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V एज इट इज़ रहेगा, आई की जगह पे क्या आ जाएगा V अपॉन आर। इससे हमारे पास क्या निकल के आएगा V स्क्वायर अपॉन आर। आई होप आपको ये समझ में आएगा। यहाँ से तीसरी क्वेश्चन जो निकल के आएगी P की यानी पावर की, और क्या निकल गया कि P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि आप इसको नोट करें और ज़रूर इसको अपनी नोटबुक पे नोट करें। आगे देखते हैं, विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो होता है किलोवाट। यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, किलोवाट होता है। इसके बाद आता है विद्युत धारा पर तापीय प्रभाव, कि मतलब विद्युत धारा जो होती है उस पर हीट यानी टेम्परेचर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे क्या जानते हैं, एक चीज़ हम जानते हैं कि W इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी यानी ऊर्जा, इज इक्वल टू H। ये तीनों क्या होती हैं, इक्वल होती है। इन तीनों को हम अभी यूज़ करेंगे। हम जानते हैं पहली जो इक्वेशन हमने जो पावर की पढ़ी थी वो क्या थी, P इज इक्वल टू W अपॉन T पढ़ी थी। और दूसरी जो इक्वेशन हो जाएगी P इज इक्वल टू W किसके बराबर होता है, E के बराबर यानी E अपॉन T। तीसरी क्या निकल के आएगी यहाँ से कि जो P होता है वो H अपॉन T होता है, क्योंकि W बराबर क्या होता है E, W बराबर E और E बराबर H। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाली इक्वेशन थी P इज इक्वल टू H अपॉन T वाली से यहाँ से हम H को रिप्लेस कर देंगे तो H इज इक्वल टू आ जाएगा P इंटू T। इसको आप याद रखेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे अभी। इसके बाद ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू आई इंटू वी, ये हमारे पास होता है। नाउ P की जगह पे हम क्या रख देंगे, इस वाली इक्वेशन से P की जगह पे हम क्या रख देंगे, H इज इक्वल टू V अपनी जगह पे रहेगा, I अपनी जगह पे रहेगा और ये वाला T यहाँ पर जाएगा। इसको आप जरूर याद रखें, H इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू T। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये भी। ताप के प्रभाव पे पूछी जा सकती है कि ताप के प्रभाव की विद्युत धारा पे जो ताप का प्रभाव था उसकी 3 इक्वेशन पूछा जा सकता है, या फिर विद्युत शक्ति की जो इक्वेशन होगी 3 उनमें से कोई एक इक्वेशन पूछी जा सकती है। इसके बाद हम आगे देखेंगे, आगे जो है वो है कि हम जानते हैं P इज इक्वल टू विद्युत शक्ति की थर्ड जो इक्वेशन थी V स्क्वायर अपॉन आर। तो P की जगह पे हम H रख देंगे, V स्क्वायर अपॉन आर अपनी जगह पे रहेगा इंटू T। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ज़रूर याद करिएगा। इसके बाद आता है, हम जानते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ पावर आई स्क्वायर अपॉन आर। हमने कुछ नहीं करा, जो पावर की इक्वेशंस थी उसी से हमने क्या करा कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की इक्वेशन निकाली। आई स्क्वायर इंटू आर, यहाँ से H वाली इक्वेशन को इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये तीसरी इक्वेशन होती है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की। दिस इज कॉल्ड, यानी इस वाली इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इस थर्ड वाली इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करेंगे। एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है, वो है कि 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, आपके लिए अगर ये यूज़फुल है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है वो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। आपका लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आगे और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।